अब मैं पढ़ाऊँगा वो बॉन्ड कन्वेंट। कॉन्वेंट क्या होता है? बॉन्ड इशू के लिए बॉन्ड जब इशू किया जाता है तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन रखी जाती है। ये कंडीशन भी टू टाइप्स की होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव है क्या स्पेस में? हाँ, अगले अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या क्या कह रहा है? एक्शन द बोरोवर प्रोमिस टू परफॉर्म जनरली ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन नेचर। जो बोरोवर जिसने इशू करा है, बोरोवर या इशूअर, मैंने आपको बताया था, वो प्रोमिस करेगा ये सब कंडीशन फॉलो करने के लिए। द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द बॉन्ड इशू ओनली फॉर ए सिंगल स्पेसिफिक यूज़। जो बॉन्ड जिस रीज़न के लिए इशू हुआ वो खाली उसी के लिए यूज़ होगा। द टाइमली सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट को टाइमली सबमिशन होना। ग्रांटिंग बॉन्ड होल्डर द ऑप्शन टू रिडीम देयर बॉन्ड एट प्रीमियम इन केस ऑफ एक्वाइजेशन इन्वॉल्विंग द इशूअर। पे इंटरेस्ट ऑन टाइम, comply with applicable laws, cross default clause. If the issuer default on any other debt obligation, they will also be considered in default on this bond. Whenever default of bond 1 to 5 and loan 1, अब ये क्या मैं बताता हूँ। कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज और पे इंटरेस्ट ऑन टाइम। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट कब होगा? टाइम पे करना पड़ेगा और एप्लीकेबल लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा अलग है, इसका नाम पूछ लिया जाता है। इफ़ द इशूअर डिफॉल्ट ऑन एनी अदर डेट ऑब्लिगेशन दे विल ऑल्सो बी कंसिडर। मतलब किसी के पास 4 डेट हैं, पेंसिल नहीं है मेरे पास, तो इसमें क्या होता है, मतलब एक कंपनी के पास 4 क्रेडिट है मान लो, तो मान लो इस पे भी डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, तो ये वाला मान लेगा मेरे पे भी डिफ़ॉल्ट है। आप सोचो कि इसका क्या ही फ़ायदा है भाई। इसका यह फ़ायदा होगा तब इंश्योरेंस करा रखी होगी कंपनी ने, इन्वेस्टर ने। अब इन्वेस्टर ने इंश्योरेंस करा रखी थी, इन्वेस्टर ये वाला बॉन्ड इसका फेल हो गया पेमेंट, तो ये वाला बोला इंश्योरेंस कंपनी को हाँ भाई डिफ़ॉल्ट मान लो, तो इंश्योरेंस वाले इसको पे कर दें। तो ये होगा बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस होगा। पेरी पेरी इक्वल फैक्टरिंग क्लोज। दिस बॉन्ड विल हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ क्लेम्स हैज द इशूअर अदर सीनियर डेट इशू। तो फिर ये पेरी पेरी क्लोज क्या बोलता है? ये सीनियर डेट तो मैंने आपको बताया ही था। सीनियर डेट वो डेट होते हैं जिनको मतलब लो रिस्क होता है। तो ये क्लोज यही कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर को भी इक्वल अमाउंट में पे किया जाएगा जितना इसको करा जाएगा। मतलब 100 करोड़ रुपए आए टोटल 500 करोड़ में से, तो 50 इससे 50 उसे, अगर इक्वल अमाउंट ही हो गई या फिर जिस अमाउंट ही हो गई उस रेशियो में हो गई तो इक्वल। नेगेटिव मतलब प्रोहेबिटेशन ऑन या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोवर entering into asset sales and lease back agreement। अब कोई भी और एक्स्ट्रा लोन नहीं ले पा सकता वो, एसेट सेल करके या फिर लीज बैक एग्रीमेंट वगैरह करके कुछ। प्लेज ऑफ कोलेटरल द कंपनी कैन नॉट यूज द सेम एसेट बैक इशूड डेट। अब वो जो कोलेटरल एक बार प्लेज हो गया है बॉन्ड के लिए, वो वापस प्लेज नहीं कर सकती कंपनी और डेट लेने के लिए। इशुएंस ऑफ डेट ranks more senior than existing debt, referred to as a negative pledge clause। Additional borrowing, share repurchase और divided payment। अब इसमें क्या कह रहा है? issuance of debt ranks more senior than existing debt। मतलब जो यहाँ पे मान लो ये वाला है, इसने इस सीनियरिटी में डेट इशू कर दिया, तो इसके ऊपर वाला ये और डेट इशू कर ही नहीं सकता। और इसमें क्या कह रहा है? ये एडिशनल बोरोइंग्स नहीं ले सकता, शेयर रीपरचेज नहीं कर सकता और डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकता। मान लो प्रॉफिट हुआ तो इसने इसको पेमेंट करने की जगह शेयर रीपरचेज कर लिए, शेयर होल्डर वालों को पैसे मिल गए और ये तो रह गया। तब
पैसा बाहर नहीं जा सकता। These activity may undergo an incurrence test based on the company's financial ratios. For instance, they are presumable only if the परमिशन दे देगा उसको डेट अपॉन EBITDA रेशियो इज बिलो ए। अब इसके थोड़ा इनकरेंस टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि वे और दीज इनकरेंस टेस्ट में अगर पास हो गया तभी इसको और ये डेट या फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है या फिर और अफर्मेटिव और नेगेटिव जो कन्वेंट्स लगाए गए हैं वो कम करेंगे अगर ये कंडीशन इनकरेंस टेस्ट अगर ठीक आ गया। तो इनकरेंस टेस्ट के बारे में देखते हैं। ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, द नोट्स आर सिक्योर्ड बाय ए प्लेज ऑफ ए सर्टेन एसेट एड आइडेंटिफाई इन द इंडेंचर। जो इंडेंचर में सिक्योरिटी दी गई है उससे वो सिक्योर होना ही होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शन ऑन एडिशनल डेट पे क्या restriction है, unless the incurrence test is met the issuer shall not issue additional debt unless it is a subordinate or be working capital facility up to 20% of principal amount of net outstanding। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस टेस्ट में इसके इन दोनों कंडीशन के अलावा अपन इंश्योरेंस टेस्ट देखेंगे और कोई भी डेट इशू करने के लिए। ये दोनों बिना इंश्योरेंस टेस्ट के भी हो सकते हैं। अगर उससे नीचे क्वालिटी का डेट ले रहा है या फिर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटेट कर रहा है अप टू 20%, मतलब जो वर्किंग एसेट्स होती है ना, तो पता ही होगा वर्किंग एसेट्स, ट्रेड, रिसीवेबल, पेटेंट्स वगैरह, पेमेंट पहले कर दिया, वो सब जो वर्किंग एसेट्स होती हैं वो फैसिलिटेट अप टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ। तो उसमें 20% मतलब जो वर्किंग कैपिटल टोटल अमाउंट जितनी वर्किंग के लिए चाहिए उसकी 20% ही ले सकता है बस इशू करके। Restriction on dividend and distribution, the issuer shall not pay any dividend in respect of its share, repurchase any of its own share, reduce share capital with repayment to shareholders unless the incurrence test is made। जब तक इंश्योरेंस टेस्ट नहीं होता तब तक ये कोई भी काम ये नहीं कर सकता। ठीक है। इश्यूअर मस्ट मेंटेन ए नेट इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू EBITDA नॉट ग्रेटर देन 5 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन। ये इंश्योरेंस टेस्ट की बात। अभी डेट रेस्ट्रिक्शन टेस्ट है कि ये डेट टू EBITDA इतने से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इश्यू क्या कहता है कि अपनी जो इनकम है वो 2.5 गुना ज़्यादा है, जितने भी मतलब इंटरेस्ट है उसको पे करने से, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 3.5 होगी तो बढ़िया है, 4.5 होगी तो और बढ़िया है। मतलब 100 रुपये हैं अपने, 100 रुपये का प्रॉफिट है तो ये 2.5 गुना है इंटरेस्ट पे करने के लिए। मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगभग 40 रुपये का होगा और अपनी इनकम 100 है तो 2.5 गुना। ठीक है। फाइनली इंश्योरेंस टेस्ट देखते हैं क्या। टेस्ट इज मेड इफ इशूअर हैज़ net interest bearing debt to EBITDA not greater than 4.50। डेट टू EBITDA 4.50 से ज़्यादा ही होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 फॉर ईच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। हर क्वार्टरली रिपोर्टिंग आती है तो हर क्वार्टर में 3x से ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनके बेस पर डिसीजन मेकिंग होगी, डेट बाय EBITDA और इंटरेस्ट बाय EBIT। ठीक है। वोलेशन ऑफ डेट कन्वर्ट, व्हाट इज द रिकॉर्स ऑफ। अगर इसका उसने वोलेंस किया, ये कंडीशन मेट नहीं हुई, फिर भी उसने वो इशू करे और बोरोइंग ली, तो फिर क्या होगा। चेंज इन फाइनेंशियल टर्म और ये सब
एन इंक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट एक्सेलरेटेड पेमेंट। तो ये सब वॉयलेशन कर देगा उसका, मतलब वो है क्या, तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी बॉन्ड पे, या फिर उसको पे, मतलब यही हो गया ना, सिर्फ एनुअल है तो वो सेमी एनुअल कर देगा पेमेंट्स, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ी गई। और टर्मिनेशन ऑफ द, या फिर ख़त्म कर देगा एग्रीमेंट, सारे पैसे वापस।